नमस्कार, मीडिया हलचल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हिमांशु। मीडिया हलचल आज आ पहुंचा है उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले के बीसलपुर शहर में। गोपी सिनेमा है जहां पर हम आज बैठे हुए हैं और हम बात करेंगे जनप्रतिनिधियों से। तस्वीरें जो आप देख रहे हैं ये तस्वीरें बीसलपुर के गोपी सिनेमा की हैं। गोपी सिनेमा जहां कभी फिल्में चलती थी और फिल्मों की सियासत होती थी, लेकिन आज सियासी हालातों की चर्चा होगी और जानने की कोशिश करेंगे कि 2019 चुनाव को लेकर किस तरीके की तैयारियां हैं, जनप्रतिनिधियों ने क्या क्या तैयारियां की हैं, कौन कौन से उनके मुद्दे हैं, जिन मुद्दों के सहारे वो आवाम के बीच में जाएंगे और जानने की कोशिश करेंगे और उनके बीच में अपना भरोसा कायम करेंगे कि 2019 में हमें वोट दीजिए ताकि हम एक बार फिर से आपकी सेवा कर सके। हालांकि सेवा की बात तो हर साल की जाती है और वो आवाम जानती है कि सेवा कितनी होती है, क्योंकि आवाम भी मौजूद है, उनसे भी जानेंगे। लेकिन फिलहाल हम अपना तारुफ करवा देते हैं अपने मेहमानों से कि हमारे साथ कौन कौन मौजूद हैं। हमारे साथ राम शरण वर्मा जी जो कि मौजूदा विधायक हैं, वो इस वक्त मौजूद हैं हमारे साथ। इसके अलावा सत्य प्रकाश जी समाज सेवी हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। चंद्रपाल मौर्य हमारे साथ मौजूद हैं जो तराई प्रदेश की लगातार मांग कर रहे हैं, उठा रहे हैं। और डॉक्टर भरत पटेल जेडीयू से लोकसभा उम्मीदवार 2019 के हैं, मौजूद हैं। उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि जेडीयू बिहार के बाद उत्तर प्रदेश में और उत्तर प्रदेश में पीलीभीत में क्या नया करने वाली है। देवस्वरूप जी कांग्रेस का नेतृत्व करेंगे। सुभाष पटेल जी अपना दल की तरफ से यहाँ मौजूद हैं। रेहान रजा साहब समाजवादी पार्टी की तरफ से हमारे साथ हैं। छात्र नेताओं की पैरवी करने के लिए अंशुल गंगवार हमारे साथ मौजूद हैं। तो इन तमाम मेहमानों का हम स्वागत करते हैं और जो आवाम हमारे बीच बैठी है उनका भी हम स्वागत करते हैं और आवाम से कहेंगे कि एक बार सभी मेहमानों का तालियां बजा के स्वागत करें तो हमें भी थोड़ा जोश आ जाएगा। सौरभ भैया जी को जिन्होंने अपना ये जगह हमें दी है ये कार्यक्रम करने के लिए, क्योंकि अगर वो जगह नहीं देते तो शायद हम बेवजह यहाँ होते और बेवजह होते तो कोई काम नहीं हो पाता। तो शुरुआत करेंगे विधायक जी से। राम शरण वर्मा जी, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे है कि आवाम के लिए अब 2019 में क्या लेकर जाने वाले हैं, क्योंकि 2014 में काला धन था, आने वाला था, 2 करोड़ रोजगार का वादा था जो अभी तक पूरा होता नहीं दिखाई दिया। इसके अलावा अगर बात की जाए तो जीएसटी, नोटबंदी, तमाम ऐसी बंदियां हैं जिन बंदियों ने जीना मुहाल कर दिया है लोगों का। अब 2014 के बाद 19 में क्या ऐसा नया निकलने वाला है पिटारे से? सर आपका जवाब। बैठ के आप बोल सकते हैं, आप बैठ के बोल सकते हैं, आप कोई दिक्कत नहीं है, आप बैठ के बोलिए। इस कार्यक्रम के आयोजक सौरभ जी, बिल्कुल सम्मानित सौरभ जी, हमारे साथ में मंचासीन हमारे साथी जनप्रतिनिधिगण और इस कार्यक्रम में इधर आओ, और इस कार्यक्रम में मौजूद हमारी बहनें और भाइयों, मैं आप सब लोगों का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करता हूं, सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। इस कार्यक्रम की जानकारी मुझे कल हो गई थी। सर अभी जानकारी और इन चीजों पे बाद में जाते हैं। मेरा सवाल सिंपल सा है कि 2019 में इसी सवाल पर जा रहा हूं। प्रस्तावना तो हमारे पास मेहमान ज्यादा है और समय की कमी है, तो जितनी कम बातों में बड़ी बात कहना बड़ी बात होगी। रात हमने एक छोटी सी कविता बनाई है। क्या बात है, कवि भी हैं? कवि हैं तो नहीं, लेकिन कविता रात बना ली हमने। वो कविता सबसे पहले मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। चलिए भाई, आप लोग इसको सही तरीके से सुनेंगे। आसमान से प्रकाश पुंजित सितारे, मोदी ही लाया घर घर में हमारे। असंभव को संभव बनाने का नाम है मोदी, विश्व के मन में छा गया मोदी। कैसा करिश्माई महंत योगी, अकालमिक योजनाओं का जन जन बना भोगी। धारा 29, 30, 35 ए सहित 370 संविधान से हटाना मोदी को भा गया। योगी ही बनेगा अयोध्या में राम मंदिर, बनाएगा राम मंदिर, क्षितिज में विश्वास भी ऐसा छा गया। क्या बात है, बहुत अच्छी है। भाजपा का अष्टदल कमल चुनावी निशान है, जो है सरस्वती लक्ष्मी का प्रतीक, सफलता की भी पहचान है। बिल्कुल, वो तो मिल रही है आपको।
लोकसभा के चुनाव का डंका ही जैसे ही बजेगा, भाजपा अभियान माया अखिलेश और राहुल को डसेगा। ये हमने पंक्तियां बनाई हैं। अब विधायक जी एक छोटा सा सवाल मेरा और इन्हीं पंक्तियों के क्रम में जो बात आपने पूछी है उस ओर मैं चल रहा हूँ। मैं अपना सवाल ऐड कर दूं, फिर आप आंसर दे दीजिए। छोटा सा सवाल है मेरा। आजकल नेता लोग ना जो काम करते हैं ना, असिस्टेंट रखे हुए हैं हर चीज के लिए, तो ये कविता आपने ही लिखी है या फिर प्रोवाइड करवाई गई है आपको? ये कह रहे हैं कि ये कविता आपने लिखी है या बगल वाले? क्या बात है। अब मेरा सवाल ये है, आपने कहा कि योगी महंत जिन्होंने बड़ा अच्छा करिश्माई काम कर दिया, मोदी जी का कमल तो खिलने वाला है, उसकी कोई तो राय नहीं है, क्योंकि कोई और टिकने वाला नहीं है सामने। वो बात अलग है पीलीभीत से कोई और जीत जाए। सवाल मेरा ये है कि योगी जी की बात की तो करिश्मा तो वाकई हुआ है, क्योंकि गड्ढा मुक्त सड़कों का वादा था, और बीसलपुर की सड़क पे जब मैं आया मेरा पेट हिल गया जो अंदर था। सारी बातों का जवाब दूंगा। बिल्कुल, अब आप जवाब दे सकते हैं। इसमें लिखा है मैंने एक लाइन में, असंभव को संभव बनाने का नाम है मोदी। क्या बात है। हम लोगों ने कभी कल्पना नहीं की थी, कभी ये सोचा नहीं था कि मोदी जी 70 से अधिक योजनाएं लाकर के इस देश के घर घर में जन जन तक और कोने कोने में पहुंचाने का काम करेंगे। उन्हीं योजनाओं में सबसे पहली योजना की ओर आप लोगों का ध्यान आकर्षित करूंगा। सर माइक अपने पास रखेंगे थोड़ा तो आवाज सही है। मोदी जी की सबसे पहली एक योजना रही है उज्ज्वला योजना जी। इस उज्ज्वला योजना के अंतर्गत 6 करोड़ 36 लाख जी गैस के कनेक्शन निःशुल्क लोगों को उपलब्ध कराए गए जी। और इतना नहीं, हमारे यहाँ की जो ऑयल मार्केटिंग कंपनी है, आईओसी कंपनी है जी, बीपीसीएल कंपनी है, एचपीसीएल कंपनी यहाँ है, इन कंपनियों ने एक एक घर के दरवाजे पर जाकर के आवाज लगाई और निःशुल्क कनेक्शन दिया गैस का। कुल मिलाकर कहना आपका और ये है, गैस के सिलेंडर अपनी गाड़ियों में लाद करके ले गए, लाभार्थी के आंगन में उतार करके रखे। बिल्कुल। कभी किसी ने कल्पना नहीं की थी कि ऐसा भी युग आएगा। विधायक जी मैं आपसे माफी चाहूंगा और मैं रोकना चाहूंगा आपको, आपकी बात में समझ गया। भैया आप क्या अभी कहना पूरी चाहोगे? बात कही नहीं, अभी और मौका मिलेगा ना। बात छोड़ दोगे नहीं तो कैसे काम चलेगा? मौका आपको मिलेगा अभी। आपकी बात हम समझ गए, आप क्या कहना चाहते हैं। अब मैं चाहूंगा जो भरत पटेल जी हमारे साथ में मौजूद हैं उनसे बात करना चाहूंगा। और भरत पटेल जी, बिहार में तो बीजेपी के सहयोगी हैं आप, और उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में आप अब अपनी किस्मत आजमाने वाले हैं जेडीयू की तरफ से। बीजेपी की तरफ से रामचरण जी ने तमाम योजनाओं का बखान कर दिया। उज्ज्वला योजना भले ही एक बार सिलेंडर भर गया, उसके बाद महिलाएं फिर चूल्हे पे खाना बना रही हूँ, वो बात अलग है, लेकिन हाँ योजना शुरू हुई है। किसानों को बीमा देने की बात कही, 2000 रुपए आज मिल भी गए हैं, लेकिन कई किसान ऐसे हैं तो 2 लाख के कर्ज से दबे हैं, तो 2000 उनके लिए ऊँट में जीरे की तरीके से है, ऊँट के मुंह में जीरा। आपका क्या ऐसा विजन है, क्या ऐसी रणनीति है जेडीयू की जो पीलीभीत की आवाम बीजेपी को, मेनका गांधी को छोड़ के जेडीयू के साथ खड़ी हो जाए? सभी जिन्होंने प्रोग्राम आयोजित किया है उनको धन्यवाद, और हमारी जनता जो हमारी मालिक है और गलती से हम लोग उनको अपना मालिक अपने आप को समझने लगते हैं। जनता दल यूनाइटेड की तरफ से मैं सभी लोगों को इस प्रोग्राम में जो आए हैं सभी को हार्दिक धन्यवाद देना चाहता हूं। और मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, अभी मैं खुदागंज से जब बीसलपुर मीटिंग करने आ रहा था, सितारगंज में आज मेरा प्रोग्राम था, तो कैसे पहुंचा हूं। गाड़ी मेरे पास अच्छी है लेकिन रास्ते बहुत खराब है। और मैं जनता दल यूनाइटेड जिस तरीके से हिंदुस्तान के सबसे पिछड़े राज्य को आज नंबर 1 पर लाकर माननीय नीतीश कुमार जी ने रख दिया है, चाहे वो शराबबंदी हो, शराबबंदी अगर लागू कर दी तो एक गरीब के घर में कम से कम 3-4 हजार रुपए महीने बचने लगे। भरत जी मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि रणनीति आप वही पीलीभीत के लिए जो बिहार में नीतीश कुमार जी ने किया है
वो ही मैं पीलीभीत में करना चाहता हूं। भरड़िया की मीटिंग में मैंने अभी एक राजकीय विद्यालय, महिला विद्यालय अपनी तरफ से, जब मैंने अभी मीटिंग रखी थी, मैंने घोषणा की है कि महिला विद्यालय, महाविद्यालय एक भरड़िया के आसपास जमीन खरीदकर मैं स्वयं खोलूंगा। एक होम्योपैथिक डॉक्टर की व्यवस्था मुफ्त में करी जाएगी, एक आयुर्वेदिक डॉक्टर की व्यवस्था मुफ्त में की जाएगी। और बात विकास की होनी चाहिए, रोजगार मिलना चाहिए, सम्मान बचना चाहिए, तरक्की होनी चाहिए, रोडें ठीक होनी चाहिए, निर्माण होना चाहिए, न्याय के साथ विकास की बात होनी चाहिए। मैं ये चाहता हूं। बिल्कुल, ये बातें तो भरत जी सारे लोग करते ही रहे हैं और उम्मीद है कि आपकी बातें आवाम को पसंद आए। सुभाष पटेल जी हमारे साथ मौजूद हैं अपना दल से, और उन्होंने साथ में एस जुड़वा दिया है, क्योंकि अपना दल भी दो दलों में बटा हुआ है, एक अनुप्रिया जी का है और एक मैडम पटेल जी का है। तो मैं जानना चाहूंगा सुभाष जी से, गले में जो पट्टी पड़ी है उस पर कप प्लेट लगा हुआ है, इस बार चाय कौन छानेगा इस कप में? इसमें जनता छानेगी और जनता जानकर उसको जिताएगी। मैं उससे पहले अपनी बात करने से पहले, सुभाष जी, जनता चाय तो छानेगी, लेकिन चाय छानने वाले आपस में बटे हुए हैं ना। कप किसी के पास है, प्लेट किसी के पास है, तो ठंडा और गर्म वाला हिस्सा हो जाएगा ना, घर में कटोरी की तरह। ना ठंडा गर्म होगा ना गर्म ठंडा होगा जी। जो होगा नेतृत्व के विकास पर होगा, नेतृत्व बताएगा और समझाएगा। क्यों हमारा नेता जो है बहुत योग्य है। संसद के अंदर जब बोलता है, चाहे हिंदी हो चाहे अंग्रेजी हो, धारावाहिक बोलता है और 543 सांसद उनको सुनते हैं। और हर मुद्दे पर जितनी देश के अंदर जितनी ज्वलन समस्याएं थी, उन समस्याओं को उन्होंने पुरजोर ढंग से उठाया और बताया। सुभाष जी, टोकना चाहूंगा, आपने कहा कि हमारा नेता जब बोलता है तो संसद में सब सुनते हैं, लेकिन अगर बात की जाए तो नेता के घर में ही आपस में नहीं सुन पा रहे हैं एक दूसरे। देखिए, सुनने की बात तो ये है कि राजनीतिक विचारधाराएं अलग अलग हो जाती हैं, चाहे पत्नी हो चाहे बाप बेटे हो, वो अलग की बात है कि घर में अलग हो गए। ऐसा कौन सा दल है जिसमें आपस में मनमुटाव है नहीं? कुछ का प्लेटफार्म पर आ गया है, किसी का अंदर है, तो हमारा बाहर आ गया है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। चलिए, सुभाष जी के बाद हम मुलायम और अखिलेश जी के पास आएंगे। आपकी बात फिर आएंगे। देवस्वरूप जी से अब ले लेते हैं सवाल एक। देवस्वरूप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस का नेतृत्व आप करने वाले हैं। कांग्रेस की नैया कैसे पार होगी? मोदी से गले मिलो और फिर आंख मार दो, मोबाइल से देख के संदेश को टाइप कर दो और फिर दावा करो कि हम एक मशीन ऐसी लगाएंगे, आलू डालेंगे, सोना निकलेगा। तो इस बार कांग्रेस कौन सा सोना लेकर आने वाली है और कौन सा जादू लेकर आने वाली है, ताकि मोदी की जो लहर है उसे कांग्रेस टक्कर दे पाए? क्योंकि कांग्रेस की हालत पतली दिख रही है, भले ही प्रियंका गांधी आ गई, लेकिन फिर भी डावाडोल है। सबसे पहले मैं अपनी जनता जनार्दन को नमन करता हूँ। बहुत अच्छा है, जरूरी है। अब की बार किसकी सरकार, ये टाइटल आपका नहीं आ पा रहा था। अब की बार किसकी सरकार? आपकी तरह हम भी किस आधार पर आएंगे? हम एक नारा चला रहे हैं, जनता बोल आंखें खोल। और मोदी जी की लहर कैसे खत्म होगी? ये मोदी जी ने ही लहर खत्म कर ली अपने आप। मध्य प्रदेश में खत्म कर ली, और मध्य प्रदेश का हमारा ज्योतिरादित्य सिंधिया इसी पीलीभीत का प्रभारी बनकर आ गया है। अब मैं टोकना चाहूंगा आपको, और निवेदन, एक मिनट ना, मैं टोकना चाहूंगा। मध्य प्रदेश की बात आपने कर दी। मैं मध्य प्रदेश बात नहीं कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ, वही हमारा जिसने मध्य प्रदेश किया, लहर खत्म की मोदी जी की, वही पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मोदी जी की लहर खत्म करने के लिए जिताने आ गए। नंबर एक, मध्य प्रदेश में मोदी की लहर खत्म करने के लिए झूठ का सहारा लिया गया। अगर मैं बता दूं, कल ही एक फैसला परसों आया है, मंदसौर में किसानों पर गोली चली थी, कांग्रेस ने सबसे ज्यादा हायतौबा मचाई थी, और आज कांग्रेस कह रही है कि पुलिस वहां पर डिफेंडिंग थी इसलिए गोली चलाई, किसानों के ऊपर गोली इंटेंशनली नहीं चलाई। कैसे आप कर पाएंगे? झूठ का सहारा ये जनता जानती है 90 से। अभी आपने कहा कि लोग इस समय अपने स्टेनो रखते हैं कविता बनाने को। शाम तक पढ़ूंगा, कविताएं कम नहीं होंगी, जनता उठ के नहीं जाएगी। एक बता दूं झूठ का सहारा, झूठ का सहारा बता दें आपको। जब जब चुनाव आए, जब जब चुनाव आए, बिल्कुल मजदूर किसान की भाषा में बोल रहा हूं, कभी की भाषा में नहीं। अभी जब जब चुनाव आए और गणित गड़बड़ाए, मोदी जी आपको राम याद आए। क्या बात है, बहुत बढ़िया। मोदी जी को अब 2019 में राम याद आएंगे कि नहीं? अब रेहान रजा समाजवादी पार्टी की तरफ से मौजूद हैं। अगली बार
रेहान रजा जी हमारे साथ मौजूद है, उनसे सवाल करेंगे। रेहान जी, सीधा सवाल, आप बैठ जाइए, मैं पूछता हूं, आप जवाब दीजिए। समाजवादी पार्टी ने 2017 का चुनाव जब लड़ा, उससे पहले चाचा भतीजे की नूरा कुश्ती देखी, सार्वजनिक मंच पर देखी, फिर कांग्रेस के साथ गठबंधन हुआ और अच्छे लड़के मैदान में आए, नारा दिया गया हम अच्छे लड़के, टिक नहीं पाए अच्छे लड़के। अब बुआ बबुआ की जोड़ी साथ में आई है, वही बुआ जिस बुआ ने कभी भी समाजवादी पार्टी को समर्थन नहीं दिया, आज अस्तित्व की लड़ाई मुझे ऐसा लग रहा है कि लड़ रहे हैं आपस में, इसलिए साथ आए हैं, जबकि आरोप तो बुआ ने बहुत लगाए हैं। देखिए, अस्तित्व की लड़ाई नहीं लड़ रहे हम जीतने की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम केवल विकास के लिए चुनाव लड़ रहे हैं और हमें खास करके इस जिले की बात करना चाहिए, जो हमारे जिले का 35 साल से, जिन्हें हमें एनआई कहना चाहिए। हमारे जिले के भी लोग नहीं है, उनका जिले में वोट नहीं है और वो हमारे बीच से चुनाव जीत कर चले जाते हैं। आज 35 साल से हमारे जिले की ये हालत है, अगर किसी भी महिला को डिलीवरी के लिए बरेली ले जाया जाए तो संभवतः भड़ैया मोड़ पार नहीं कर पाएगी। नहीं, वो गड्ढों में ही यही सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा, सब गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि आपका विकास अभी, क्योंकि बीजेपी की सरकार को ज्यादा टाइम नहीं हुआ, सरकार पहले आपकी बीजेपी को गड्ढे फिर भी है। हमारा तो विधायक अभी बना ही नहीं यहाँ से। वो बात ठीक है, विधायक नहीं बनेगा तो विकास नहीं होगा, मतलब सड़क नहीं बनेगी। समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं, ये गलत चीज है। आप बात सुनिए, हाँ। समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी, हाँ। तब विकास हो रहा था। कुछ लोग ऐसे, तो फिर ये गड्ढे कैसे? नहीं, गड्ढे तो अब हुए हैं, इससे पहले बताइए। मतलब योगी जी आए और खुदवा दिए, वो तो गड्ढे मुक्त की बात कर रहे थे। मैडम का जिम्मेदारी नहीं बनती है, 35 साल से सांसद है मैडम, उनकी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि ये रोड जो है नेशनल हाईवे है। और विधायक जी, एक छोटी सी बात जी, मैडम सांसद हैं या नहीं है मुझे कोई लेना देना नहीं लेना तो है आपको। आप सुनिए ना, मेरा सवाल सुनिए, फिर समझ आएगा आपको। मेरा लेना देना ये है कि अगर प्रदेश में आप सरकार बना के रहे 5 साल और आपने दावा किया कि हमने चौमुखी विकास किया है, तो उस चौमुखी विकास में क्षेत्रवाद, राजनीतिवाद, परिवारवाद, पार्टीवाद या फिर कैंडिडेटवाद नहीं देखा जाता। जैसे आप कह रहे हैं कि मैडम जी 35 साल से हैं, उन्होंने नहीं किया। 35 साल से आप दावा कर रहे हैं ना कि प्रधानमंत्री जी सड़क योजना के अंतर्गत रोड आता है, आपकी जानकारी को आप बता दें। आपने पहले ही विधायक जी को आशीर्वाद दे दिया कि मोदी जी तो जीत रहे हैं, और जिले की क्या बात होती है? पत्रकार का काम होता है सवाल करना। विधायक जी से मैंने पूछा और आपसे भी पूछ रहा हूँ, कांग्रेस से भी पूछा, ठीक है? तो ये आशीर्वाद वाली बात ना कहे। सिर्फ अभी मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि आपका विजन क्या है 2019 को लेके? विजन में हमारा दबे कुचले, अति पिछड़े मोदी जी का नारा है। मोदी जी का नारा नहीं, हमारा नारा है, हमारे नेता मुलायम सिंह यादव जी का नारा है। मोदी जी अब आ गए गुजरात से, हमारे नेता यहाँ यूपी में माननीय बीपी सिंह के जमाने से ये नारा दे रहे हैं, तो उस नारे पे हम कामयाब हुए। और इस बार हम दावा करते हैं इस जिले का सांसद पिछड़े समाज से होगा और पिछड़े चुनाव जीत कर आएंगे। क्या बात है, रजा जी के जोश के लिए तालियां। क्या बात है, पहले ही बच गई। क्या बात रजा जी, काफी पब्लिक आपके साथ में है। अब हम सत्यप्रकाश जी से बात करेंगे, समाज सेवी है सत्यप्रकाश जी। जरा बीच में एक बात कह दूं मैं। जी बोलिए। इन्होंने अभी बोला कि मैं इनका राजनीतिक गुरु हूँ। क्या बात है, गुरु चले आमने सामने, और हमारे राजनीतिक गुरु मोदी जी हैं, तो इनके सर लेकिन उम्र आपकी ज्यादा है और मोदी जी गुरु कैसे हो गए? पहले ही मान लिए थे कि मोदी जी आने वाले हैं। महागुरु हो गए इनके। हमारी नेता मेनका गांधी है, तो मेनका गांधी इनकी महानेता हो गई। जी चलिए ठीक है। सत्यप्रकाश जी, आप सत्यप्रकाश जी इधर माइक दे दीजिए, सत्यप्रकाश जी इस साइड में है। अब समाज सेवियों से भी बात करनी बहुत जरूरी बनती है, क्योंकि समाज सेवी भी बात बात पे कैंडल लेके पहुंच जाते हैं थाने के सामने, गलियों में, बाजार में, मोहल्ले में जाम कर देते हैं। तो सवालों के कटघरे में इन्हें भी आना चाहिए। आपने सुना देव जी को, देव स्वरूप जी को, सुभाष जी को, भरत जी को, चंद्रपाल जी को और रेहान रजा जी को, और हमारे विधायक जी को भी। कितना आप इन लोगों को नंबर देंगे 100 में से कि क्या विकास इन्होंने सच में किया है, और अगर नहीं किया है तो कमियां कहाँ हैं? और समाज सेवी अगर कमियां निकाल रहे हैं तो समाज सेवियों ने जगाया क्यों नहीं, और जगाया तो फिर वो काम धरातल पर देखा क्यों नहीं? बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ जी, और आप लोगों का बहुत आभारी हूँ जो आप लोग भी यहाँ पर आए। ज्यादा नहीं बोलूंगा, संक्षिप्त में बोलूंगा। बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले रहा तुलनात्मक विषय। क्या तो तुलनात्मक विषय में ये केंद्र का चुनाव है, अभी राज्यों का नहीं है, 2019 के लिए हो रहा है। लेकिन तालमेल तो वोटिंग का उसी से होता है कि राज्य में तो क्या सर्वप्रथम हम लोगों को केंद्र को नजरिए पे रखना चाहिए। देखिए, अगर तुलनात्मक विषय के आधार पर देखा जाए तो हमेशा कांग्रेस और बीजेपी ही ऊपर लड़े हैं। सभी लोग अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, अच्छी बात है। अच्छा, अपना तर्क हर कोई देता है, सबने अपना तर्क दिया है। बहुत ही
अच्छा सबका हमने तर्क लगा, लेकिन इस समय एक विकास और एक आत्मसम्मान, केवल दो बातें हैं। क्या? पहले विकास के बारे में आपको थोड़ा सा, किसी को 55 साल मिले और किसी को भी 5 साल मिले, ये नहीं, मैं नहीं कहता कि बहुत अच्छी नीतियां रही बीजेपी की जी। अगर हमने किसी को 55 साल दिए हैं तो एक बात याद रखिए जी जी सत्यप्रकाश जी, समाज सेवी का तमगा लगाया आपके साथ। हाँ हाँ हाँ, राजनेता का नहीं, तो हाँ, तालमेल बराबर रखिए, ये ना हो कि पक्षपात हो जाए। बिल्कुल अभी समझ में पूरी बात कहने दिए। तो आपको ये मनन करना चाहिए, सोचना चाहिए कि हमको किसे कहां पर तुलना करके और तर्क के आधार पर हम उसको आगे बढ़ाएं। अगर कोई ना समझ में आए तो नोटा दबाएं, चाहे नोटा दे तो कहानी खराब मध्य प्रदेश में कर दी। नहीं, वही तो बात है, नीतियां हैं। अगर कोई गुस्सा है, दोनों से नाराज है, तो अगर हम मजबूरी में दे दें वोट, ना समझ में आए नोटा दबाएं, लेकिन तुलना करके कि किसने क्या किया। जो बातचीत हुई उसमें आप नंबर कितने देंगे 100 में से, और कितना काम हुआ ये बताइए। देखिए, जो मेरे अंदर एक बात है, पहले छोड़ी सी वो बोल दूं, इस समय केवल बोली दो एक विकास और एक आत्मसम्मान। मैं नंबर उसको दूंगा जो आज मैं बात कर रहा हूं कि अभी हाल ही में जो हमारे 42 सैनिक मारे गए। क्या बात, एक बार तालियां हो जाए। वो सैनिक मारे गए, वो रोष अब भी भारतीय जनता में कूट कूट कर भरा है। ठीक है। और जो इस रोष को शांत करेगा, जो पाकिस्तान में जाके घुस के मारेगा, उतनी ही आबादी की तुलना में उसको नंबर मिलना चाहिए। चलिए आगे इस बारे में बात करेंगे। हमारे साथ चंद्रपाल मौर्य जी बैठे हुए हैं, तराई क्षेत्र की बात करते हैं, तराई प्रदेश की मांग कर रहे हैं और संघर्ष कर रहे हैं। आते ही उन्होंने अपना परिचय भी दिया मुझे, मुस्कुरा रहे हैं, कोट पैंट पहन के मुझे टक्कर दे रहे हैं, मेरी नौकरी मत खा लेना। अब सवाल मेरा सिर्फ आपसे इतना है कि तराई क्षेत्र की मांग के साथ साथ और क्या मांगे हैं जिसके जरिए आप 2019 में राजनीतिक दलों का खेल बिगाड़ सकते हैं या फिर बना भी सकते हैं? धन्यवाद हिमांशु जी। सबसे पहले तो मैं आपके इस कार्यक्रम के आयोजन को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि तराई के जनपद पीलीभीत के तहसील बीसलपुर में आपने इस कार्यक्रम का जो आयोजन किया है, बहुत बहुत आपका मैं आभारी हूँ। मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि तराई, सहारनपुर से सिद्धार्थनगर, ये सारे के सारे जिले जितने भी तराई के हैं, आज तक आज़ादी के बाद से आज तक अछूते हैं। इनका कोई भी विकास, चाहे कोई भी पार्टी केंद्र या प्रदेश में रही हो, इस क्षेत्र को छोड़ते भी किया, 3 दलों ने किया, कांग्रेस ने, बीजेपी ने और समाजवादी पार्टी ने, तालियां भी बज गई। ये यहाँ की जनता पूरी तरह से जानती है। जब सामने बैठे हैं तो कुछ दबाव भी है जनता के ऊपर। क्या बात है, क्योंकि काम माननीय जी से लेना है। अंतर्यामी है आप, मन की बात पढ़ रहे हैं, मन की बात सुन के। हिमांशु जी, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर इतना विकास हुआ है, तराई में इतना विकास हुआ है कि 40% इस क्षेत्र के लोग यहाँ का छोड़कर बाहर मजदूरी के लिए जा रहे हैं। यहाँ पर किसी तरह से कोई काम के साधन नहीं है। अच्छी सड़कें आप अभी उदाहरण देख ही चुके हैं। शिक्षा के नाम से पूरी तरह से ये क्षेत्र बहुत ही ज्यादा पिछड़ा हुआ है। मैं पूर्वांचल को देखता हूं तो बहुत आगे है और यहाँ का क्षेत्र बहुत ही ज्यादा पिछड़ा हुआ है। चंद्रपाल जी, पता है गजब की बात सबसे क्या है कि पीलीभीत को कोई उत्तर प्रदेश का हिस्सा ही नहीं मानता है। दिल्ली में बात करो तो कहा जाता है कि उत्तराखंड का कोई जिला है। समझ गया अब? और यहाँ विकास का दावा किया जा रहा है राजनीतिक दलों से कि हमने किया है। देखिए, उत्तर प्रदेश भी नहीं है, उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा हिस्सा है और इसमें समय समय पर सबसे पहले तो 1952 में 7 जुलाई 1952 में पंडित नेहरू जी ने सदन में कहा था कि उत्तर प्रदेश के 4 भाग हो जाएंगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 1955 में अपनी एक बुक के माध्यम से कहा उत्तर प्रदेश के 3 भाग हो जाने चाहिए। बीएसपी की मुखिया और वो उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री रही सुश्री मायावती जी, उन्होंने कहा था कि उत्तर प्रदेश के 4 भाग हो जाने चाहिए, उसका प्रस्ताव भेजा। ये सारे के सारे नेता चिंतित थे कि उत्तर प्रदेश का जब तक छोटा भाग नहीं होगा और तराई प्रदेश नहीं बनेगा तब तक इधर के लोगों की हिस्सेदारी उनको मिलना मुश्किल हो जाएगी। नेता जो भी रहे, पार्टियां रही, वो अपने ऊपर केंद्र से संचालित रहे हैं। वो बेचारे रह के भी सह के भी कह नहीं सकते हैं। चलिए, आज आपने जो यहाँ पर ये कार्यक्रम करके एक साथ यहाँ की तराई की आवाज उठाने का जो काम किया है, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। हमारा काम ही है सर कि हम जो लोग आवाज उठाना चाहते हैं उनकी आवाज को बुलंद करें। हमारे साथ हैं अंशुल गंगवार, छात्र नेता मौजूद हैं, युवा हैं, मुस्कुरा रहे हैं और इस मौके पर युवाओं की कोशिश होती है गर्लफ्रेंड पटाओ और वैलेंटाइन बनाओ, लेकिन ये राजनीति में है। तो अंशुल जी, राजनीति को गर्लफ्रेंड बना लिया है तो आपकी गर्लफ्रेंड के हिसाब से क्या लगता है पीलीभीत में 2019 में क्या होगा? सर, जो पीलीभीत का छात्र है, पीलीभीत का युवा है, बीजेपी से तो जहाँ तक उसका ध्यान हट ही चुका है। तो जैसा आप देखते हैं
कि पीलीभीत जिले में ना तो कोई मेडिकल कॉलेज है, ना तो कोई इंजीनियरिंग कॉलेज है, तो छात्रों के लिए तो कुछ है ही नहीं। बीजेपी ने कुछ किया ही नहीं। 35 सालों से माननीय मेनका गांधी सांसद हैं, तो सीधी सी बात है समाजवादी पार्टी के लिए बगावत कर दी है आपने, सर्टिफिकेट मिल सकता है आपको? जी बिल्कुल। हमारे नेता थे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी कह के गए थे, अगर सच कहना बगावत है तो हाँ मैं बागी हूँ। क्या बात है, जोश है लड़के में भाई। हाँ, अपनी बात पूरी करें। मीडिया के माध्यम से मैं सरकार तक ये बात पहुंचाना चाहूंगा कि सबसे पहले तो छात्रों की समस्या है, हमारी रोहेलखंड विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव पर प्रतिबंध है। इसका 3 या 4 बार ज्ञापन दे चुके हैं हम लोग कुलपति महोदय को, जो शासन को भेज दिया उन्होंने, लेकिन शासन को उससे हटा नहीं रहा है। माननीय विधायक जी से अनुरोध है कि वो बात विधानसभा में भी उठाएं और बाकी नेता लोग सहयोग करें, मतलब सहयोग करें और छात्र संघ के जो चुनाव हैं वो होने चाहिए, ये आपकी सबसे बड़ी मांग है। जी बिल्कुल। भरत पटेल जी के पास आएंगे क्योंकि जेडीयू पहली बार मुझे लग रहा है उत्तर प्रदेश में आ रही है, तो मैं भरत पटेल जी से जानना चाहूंगा कि जेडीयू केंद्र में भी सहयोग दे रही है, बिहार में भी सत्ता में है, तो यहाँ पे क्या सत्ता के साझीदारों के साथ मिलकर चुनाव प्रचार हो गया या फिर इंडिविजुअल होगा और सिर्फ अपनी बात रखी जाएगी? उत्तर प्रदेश में हमारा किसी के साथ कोई गठबंधन नहीं है। उत्तर प्रदेश में हम स्वतंत्र रूप से सीटों पे लड़ रहे हैं, जहां पे हमें लगता है कि मजबूत स्थिति इस पे चुनाव लड़कर जीता जा सकता है। पीलीभीत सर्व समाज के ऐसे लोग जो आर्थिक रूप से पिछड़ गए, डेवलपमेंट नहीं हो पाया, मुझे लगा कि माननीय नीतीश कुमार के जो बिहार में उन्होंने काम किए हैं उनसे प्रभावित होकर मैंने जनता दल यूनाइटेड ज्वाइन की, और आज उन्होंने पीलीभीत के विकास के नाम पर यह कहा कि जैसे बिहार में विकास की गंगा बह रही है, उसी तरीके से आप पीलीभीत में जाकर जनता के बीच में जाकर अपनी बात रखिए। इसलिए मैं इस लोकसभा से साफ स्वच्छ छवि की राजनीति करने आया हूं। मैं कोई जातिवाद की बात नहीं करना चाहता। मैं डॉक्टर हूं, डॉक्टर का फर्ज होता है इंसानियत की सेवा करना, और मैं राजनीति में भी इंसानियत की सेवा करना चाहता हूं, इंसानियत के रास्ते पर आगे बढ़ना चाहता हूं, विकास की बात करना चाहता हूं। सिर्फ विकास की बात, अगर विकास होगा तो सर्व समाज के सभी लोगों का अपने आप भला हो जाता है। भरत जी, नीतीश जी की पार्टी से आप ताल्लुक रखते हैं, उम्मीदवार भी बन गए और आपने तमाम वादे भी कर दिए, लेकिन नीतीश जी पर बिहार में पलटू राम का तमगा लगा है कि पहले लालू के साथ थे, फिर सत्ता बचाने के लिए बीजेपी के साथ आ गए जिस बीजेपी के खिलाफ थे। तो कहीं ये पलटनापन यहाँ बीजेपी के साथ या फिर जेडीयू के साथ पीलीभीत में? माननीय नीतीश कुमार 20 साल से लगातार भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे, लेकिन कभी कभी ये घमंड हो जाता है कि सिर्फ अकेले दम पर हम चल पाएंगे। तो उन्होंने उस बार एहसास करा दिया था कि अगर आप समाज की सेवा कर रहे हो, अगर आप जनता के बीच जा रहे हो, जनता की बात कर रहे हो, तो कितनी भी आंधियां आ जाएं, जनता आपके साथ खड़ी रहती है। ये उन्होंने उस चुनाव में महसूस कराया। और इसके बाद जब राजनीति जो लोग करते हैं, राजनीतिक परिस्थितियां ऐसी हुई कि उन्हें वापस भारतीय जनता पार्टी के साथ जाना पड़ा, लेकिन बिहार के विकास के लिए, बिहार के तमाम, जब आरजेडी के साथ सरकार बनाई, कांग्रेस के साथ सरकार बनाई, बहुत सी जनता त्राहिमाम करने लगी, तो विकास की, जनता का विकास हो, इसलिए दोबारा 20 साल पुराने घर में लौट कर आए। और मैं फक्र के साथ कहना चाहता हूं, आप पटना जाइए, 90-100 लोगों से पूछिए, हर आदमी ये कहेगा कि नीतीश कुमार बहुत बढ़िया है, और सारा हिंदुस्तान इस बात को जानता है। हिंदुस्तान का सबसे ईमानदार मुख्यमंत्री। अभी जब पूछा गया, एक जांच हुई कि अपना अपना खर्चा वो बताइए, क्या आपके पास संपत्ति है, तो उनके खाते में 44,000 रुपए और उनके पत्नी के खाते में 34,000 रुपए। पत्नी तो है ही नहीं उनकी। अब जो एक पत्नी नहीं है ये बात अलग है, अकाउंट जो था उसमें 34,000 रुपए सिर्फ निकले। उनके बेटे का नाम आप नहीं जानते होंगे, आप पत्रकार हैं, मीडिया के हैं। सच्चा समाजवाद, सच्चे समाजवाद की अगर बात की जाए तो अगर लोहिया के बाद हिंदुस्तान में सच्चे समाजवाद पर कोई चल रहा है तो वो माननीय नीतीश कुमार चल रहे हैं, और कोई नहीं चल रहा है। समाजवाद के नाम पर परिवारवाद किया जा रहा है, ये परिवारवाद नहीं चलेगा। जनता दल यूनाइटेड
साफ नीति के साथ काम करता है। और मैं पीलीभीत की जनता से यह आह्वान करना चाहता हूं कि इस बार आप फैसला कीजिए, स्वच्छ छवि और विकास की बात कीजिए, न्याय के साथ विकास की बात की जाए तो निश्चित रूप से पीलीभीत का विकास होकर रहेगा, कोई रोक नहीं सकता। चलिए, आपकी बात में जिस तरीके से अभी आपने जोर दिया है, उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्त में भी ऐसा ही जोर देखने को मिलेगा अगर आप यहां से सांसद बनते हैं। हमारे साथ ठाकुर मनीष सिंह, हिंदू युवा वाहिनी जिला अध्यक्ष मौजूद हैं, उनसे हम जानना चाहेंगे, मनीष जी क्या चल रहा है युवाओं के मन में आजकल मन की बात सुनकर? साथ ही जानना चाहेंगे कि आपके मन की बात को लेकर भी एक अभी अफवाह उड़ी थी कि अध्यक्ष पद से हटा दिया गया है। धन्यवाद। अफवाहें तो उड़ती रहती है, बिल्कुल उनका काम ही है। अब जब लगता है लोगों को ये कोई बहुत आगे जा रहा है ना, तो उसको पीछे खींचने के लिए भी लोग होते हैं। जैसा कि आज हमारे मोदी जी को खींचने के लिए लोग भाग रहे हैं, एक साथ हो लिए। बुआ बबुआ तो छोड़ो, पिछली बार देखा था हमने कांग्रेस पार्टी को भी साथ लेके घूम रहे थे, चुनाव लड़े। लेकिन भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से मुझे लगता है सरकार बनाएगी, और हमारे जो लोग नाराज हैं निश्चित रूप से हम लोग उनको मनाएंगे। और आज मैं अपने नगरवासियों से भी ये जानना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में रह करके और इन 5 सालों में माननीय मोदी जी के और माननीय मुख्यमंत्री जी के 2 वर्ष के कार्यकाल में आप लोगों को कहीं भी ऐसा महसूस हुआ कि आपका शोषण हो रहा है? निश्चित रूप से ठीक ढंग से आप रहे होंगे, बताइए क्या शोषण हुआ? अभी पूछेंगे इनसे इनका शोषण क्या हो रहा है, अभी पूछेंगे, आपके पास आएंगे। मेरा सवाल आपसे अब दूसरा ये है, आपने कहा कि जो रूठे हैं वो मनाएंगे, पहले ही गलती मान ली कि मेरे भी रूठे चल रहे हैं। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल मनाएंगे, क्यों हमारे जो लोग हैं मौका नहीं ठाकुर जी, मौका नहीं देना चाहिए ना रूठने का। ऐसा नहीं है हमारे मोदी जी। तो अभी गाना मोदी जी और आप लोग गुनगुना रहे रूठे रूठे पिया मनाऊं कैसे? बताइए ना, ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारे अभी चुनाव आए तो हमने उनमें देखा हमारे जो लोग रूठे थे उन्होंने चुनाव किसी अन्य पार्टी को ना दे करके नोटा पे चुनाव दिया। उनको भारतीय जनता पार्टी से कोई बुराई नहीं है जी। उनको ये लगा कि हाँ हो सकता है हमारा कोई कार्य ना हुआ हो, अब वो लोग हमसे कहेंगे, हम उनका कार्य कराएंगे निश्चित रूप से। और रही बात बरेली की सड़क की, वो भी निश्चित रूप से बनने वाली है बहुत जल्दी, चुनाव से पहले सड़क बन जाएगी। कब तक? 15 दिन में तो गड्ढा मुक्त सड़कें हो रही थी उत्तर प्रदेश में, नहीं हो पाई। अब चुनाव आ गए तो फिर जल्दी बनने वाली है। बिल्कुल देखो होठ सूख गए आपके, जी फेर लिया आपने इस सवाल पे। अच्छा एक बात बताइए, जैसे मेडिकल कॉलेज की अभी बात कर रहे थे कुछ लोग जी, आने वाली पिछली सरकार समाजवादी की थी, कांग्रेस की सरकार चल रही थी, तब कोई मेडिकल कॉलेज यहाँ क्यों नहीं बनाया गया? तब भी तो किसी मेडिकल कॉलेज का किसी अच्छे कार्य का शिलान्यास यहाँ पे हो सकता था। क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 5 साल में नहीं कर पाया? ठाकुर जी मौका दीजिए आप। बिल्कुल ठाकुर जी, एक बात, हर घर में शौचालय, हर घर में बिजली कनेक्शन जी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया है। शौचालय तो दे दिया, खाने को नहीं दिया, शौचालय का क्या करेंगे? नहीं दिया, हमारे किसानों के लिए, हमारे किसानों के लिए। अभी मोदी जी, आपकी बात समझ गया, अभी मोदी जी ने योजना चलाई हमारे किसानों के लिए, हर बीघे पर आपके लिए संज्ञान में होगा, आपको तो सब जानकारी है, पैसा देने का कार्य किया। क्यों? ताकि उनको अपने पास से धनराशि भी ना लगानी पड़े। ठाकुर जी, चाहे सपा की सरकार रही हो, चाहे बीजेपी की सरकार रही हो, चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो, आपके सामने मैं बैठा हूं, मैं एक विकलांग आदमी हूं, अपना काम कर रहा हूं, पढ़ा लिखा दिया घर वालों ने तो कमा रहा हूं। लेकिन एक बात मैं सच में कहना चाहता हूं कि अगर एक विकलांग किसी सरकारी दफ्तर में जाता है, चाहे वो किसी पार्टी की सरकार हो, सीधे मुंह अधिकारी बात नहीं करता। जो नेता मंच मिलता है, विकलांग की पीठ थपथपाते हैं ना, मंच से हटते ही विकलांग दरवाजे पे आए तो कहते हैं अपॉइंटमेंट ले लो। आप मुझसे बात करिए, कौन नेता नहीं बात करता? आपने कहावत तो सुनी होगी ना कि एक चावल पक जाए तो पता चल जाता है कि सारे पक गए। जो अधिकारी तो हालात ये हैं, ठीक है, ठीक ढंग से बात नहीं करता, मेरा नंबर नोट करिए। अधिकारी ठीक ढंग से बात करेगा। की बात नहीं है सर, जाइए वहाँ भी हालात ये हैं। चलिए, ये दिल्ली का तो मैं नहीं कह सकता, पीलीभीत की बात मैं कर सकता। बिल्कुल आपकी बात, क्योंकि ये केंद्र सरकार के चुनाव को लेकर हो रहा है, इसलिए बात मैं कर रहा हूँ। और यूपी और विकलांगों के लिए जितना माननीय मेनका गांधी जी ने किया है, मुझे लगता नहीं है किसी ने आज तक किया हो विकलांगों। बिल्कुल सही बात है, 500 रुपए पेंशन मिलती है 3 महीने 6 महीने के बाद। आप गुजारा कर सकते हैं 500 रुपए में? बताइए, मेनका जी ने किया, जवाब दीजिए। अगर 500 रुपए आपको दिए जाए, आप गुजारा कर लेंगे अपना 6 महीने में एक बार?
हाँ या ना? अच्छा, सिर्फ हाँ या ना? आपको लगता है कि समाजवादी और बसपा की सरकार में आपको नाकारे थे, इसीलिए सत्ता से लात मार के बाहर कर दिया आवाम ने। मौका आपको दिया है, आप भी वही करेंगे क्या? नहीं, हम जो उन्होंने किया वही करेंगे। हम लोग बिल्कुल आप सही साबित नहीं हो जाते हैं ठाकुर जी। हम बिल्कुल प्रयास करेंगे। अमित अग्रवाल, आयुष मिश्रा जी हमारे साथ और मौजूद है, उनसे भी जान लेते हैं। एक नगर अध्यक्ष है और एक उपाध्यक्ष है बीजेपी के। सर, छोटी छोटी बातों में बड़ी बड़ी बातें कह डालिए और हमें सिर्फ इतना जवाब दे दीजिए, बीसलपुर का विकास कब होगा, भ्रष्टाचार कब रुकेगा, दूसरे ओवरलोडिंग जो चल रही है सड़कों पर, पिछले ही दिनों हमने खबर एक चलाई थी, लेखपाल भी एक मर गया था, कब रुकेगा? नगर अध्यक्ष है, आप लोग उपाध्यक्ष भी हैं। देखिए, बीसलपुर का विकास लगातार चल रहा है। हमारे विधायक जी बैठे हुए हैं, हमारे विधायक जी ने अभी पुल बनवाया, बलरिया पुल भी बनवाया और हमारा मानपुर पुल भी बन रहा है, इसका पुल का निर्माण हो रहा है और लगातार कार्य चल रहा है। और हमारा जो बीसलपुर रोड था, जो कि सपा सरकार से अब तक अधबना पड़ा हुआ था, सपा सरकार में इसका पैसा जारी हुआ था, उसके बाद उसी समय इसकी एफडीआर, फर्जी एफडीआर ठेकेदार ने लगाई थी जी, और वो सब घोटाले सपा सरकार में हुए और वो सब घोटाले अभी हमारे विधायक जी के द्वारा सब खोले गए। सर, अभी भी कई सारी खबरें ऐसी हमने चलाई कि अभी भी वैसे ही हाल देखने को मिल रहे हैं। नहीं, अब रोड, आप सड़क बन रही है। कब तक? 31 मार्च तक सड़क बन जाएगी। पक्का? पक्का। आशुतोष जी नोट कर लो डेट और खबर भेजना उद्घाटन का, ठीक है? आप नोट उद्घाटन के विजुअल भेजना 31 मार्च, आप इसको नोट कीजिए। चलिए, दूसरे साथी भी आपके हैं, उनको मैं चाहूंगा थोड़ी बात करें, क्योंकि आवाम भी है, टाइम हमारे पास कम है। आप क्या कहेंगे सर? आपके इस प्रोग्राम में आने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ और अभी जैसे कि आपने कहा था कि जो है मैं एक विकलांग हूँ जी, और विकलांग की कोई सुनता नहीं है, किसी भी ऑफिस में जाओ तो उसको धुतकार दिया जाता है। बिल्कुल। तो मैं आपको एक बताना चाहूंगा कि हमारे दिल्ली के विधायक हुआ करते थे डॉक्टर हर्षवर्धन जी हुआ करते थे। हाँ, आप सांसद और अब सांसद हैं जी, ठीक है जी। तो मैं आपको बताऊंगा कि जो है ये पोलियो की जो बीमारी थी जी, जो पहले हुआ करती थी, जो अब नहीं होती है, इसकी जो पोलियो ड्रॉप का जो आविष्कार करा वो माननीय हर्षवर्धन जी ने ही करा। उसका श्रेय मैं उन्हें देता हूँ और वो कम भी हो गया। फिलहाल मूल मुद्दों की बात, मूल मुद्दों की बात तो ये है कि मैं ये देख रहा हूँ कि अभी तक जितने भी वक्ता बोले, भाजपा के हमारे माननीय विधायक जी को छोड़कर जितने भी वक्ता बोले, सबके सब भाजपा के पीछे पड़े हुए हैं। जैसे कि और पार्टियां मतलब बीजेपी वाले भी केंद्र में या और किसी जगह जैसे भाजपा के पीछे पड़े हुए हैं, मैं तो समझ रहा हूँ कि यहाँ भी जो है महामिलावट पैदा हो गई है। नहीं, ऐसा नहीं है। तो जबकि जो है ऐसा कहीं भी नहीं है। आने वाले समय में आपको दिखाई देगा कि मुद्दा जो है राम मंदिर को छोड़कर हम लोग विकास की ओर दौड़ रहे हैं और विकास को ही लेके हम जो है सर, विकास की दौड़ में मैंने अभी देखा कि कुंभ का मेला हुआ, वहां भी राम मंदिर का राग आया। शायद विकास के पापा मम्मी या फिर किसी परिवार वाले का नाम होगा राम मंदिर। और उसके बाद फिर हमने देखा कि एक धर्म संसद भी लगाएगी राम मंदिर के नाम पर, और अभी भी दावा किया जा रहा है कि हम राम मंदिर बनाएंगे। आप कैसे कह सकते हैं हम विकास की दौड़ में भाग रहे हैं? राम मंदिर तो बार बार आ रहा है। नहीं, बिल्कुल सही है, लेकिन कहीं भी भाजपा का नाम उसमें जो है प्रत्यक्ष रूप से नहीं आया है। भाजपा के नेता कह रहे हैं और भाजपा का नाम नहीं है। भाजपा के नेता नहीं है, वो एक समर्थक हैं। अच्छा। ना कि जो भाजपा के नेता हैं। जैसे कि हम आपके प्रोग्राम में आए तो एक आपके जो है गेट टुगेदर, आपने हमें बुलाया, हमने आपका समर्थन करा, हमें एक प्लेटफॉर्म मिला अपनी बात कहने का। तो ऐसे ही उन धार्मिक संस्थाओं को एक प्लेटफॉर्म मिला अपनी बात रखने का। वो वहां महाकुंभ में आए, उन्होंने अपनी बात रखी कि मंदिर बनना चाहिए, लेकिन वहां पर आने के बाद जिस तरीके से जैसे कुंभ होता है 12 साल बाद होता है, तो उनका भी हृदय परिवर्तन हुआ और उन्होंने देखा कि जो है हम राम मंदिर मुद्दे को ना लेकर एक विकास के मुद्दे को आगे बढ़ाएं। और जैसे कि आज भारतीय जनता पार्टी करके दिखा रही है। आपकी बात समझ गए। मैं आशुतोष जी से उम्मीद करूंगा कि अब वो माइक लेके कैमरे पे पहुंच जाए और आवाम के बीच में हम जाएंगे और जिनको सवाल करना है एक एक करके आए, शोर नहीं मचाएं। अभी बिल्कुल अभी जनता के बाद फिर आपसे, क्योंकि जनता का सवाल भी आपसे होगा। आप विधायक हैं सर, अभी आप ही को मिलेगा मौका, आप ही बोलेंगे। तो आवाम में कौन कौन ऐसा है जो सवाल पूछना चाहता है? हाथ उठाओ सबसे पहले। क्या बात है, 3 हाथ खड़े हो गए, युवा जोश। चलो आशुतोष जी शुरू हो जाओ, पूछो सवाल और इधर से जवाब। सबसे पहला सवाल किससे होगा ये बता दो। किससे? नहीं, इधर मंचासीन अतिथियों में से किससे सवाल होगा? लोधी जी तो सवाल करेंगे ही करेंगे। खड़े होके करें तो ज्यादा सही है, खड़े होके करेंगे तो सही रहेगा। और कैमरे में देखे सर। सत्ता पक्ष से हमारा सवाल ये है कि आपके द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही हैं, जैसे कि एफडीआई है, नोटबंदी है, फलाना फलाना, जैसे कि बहुत सारी चीजें हैं, अच्छे दिन 85 ऐसी चीजें हैं जो योजनाएं आपके द्वारा चलाई जा रही हैं। जहां तक मुझे लगता है कि सारी की सारी योजनाएं फेल हैं।
आप हम लोगों को गुमराह करने का कार्य कर रहे हैं। गुमराह करने का कार्य ऐसे कि धर्म जो है वो आस्था का विषय है, ना कि राजनीति का। अगर धर्म को आस्था से जोड़ के रखें तो बहुत अच्छा है। आप कुंभ और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जहां पर आप धर्म को राजनीति से जोड़ते हैं। जनता आज जागरूक हो चुकी है और यही सभी राजनीतिक दलों की बहुत बड़ी समस्या है। मोदी जी, ये ओपिनियन हो गया। सवाल यही है कि अब मैं थोड़ा डाइवर्ट करना चाहूंगा, अपनी ओपिनियन दे दी थी। सवाल यह है कि आरक्षण जो आपने दिया है, बहुत ज्यादा नहीं बोलेंगे, वो आर्थिक आधार पर दिया है या जाति के आधार पर? बस मेरा सीधा सा क्वेश्चन। एक तो बिंदु ये उभर के आया है कि अभी पाकिस्तान ने आतंकवादियों द्वारा, सर आरक्षण का सवाल था ये आरक्षण का सवाल पूछा लोधी जी ने कि आरक्षण किस आधार पे दिया। वो भी जवाब देंगे, वो भी देंगे जवाब जी। मैं आपको बताना चाहता हूं 16 सितंबर 2016 को पाकिस्तान के आतंकवादियों ने हमारे 19 सैनिक मार गिराए, शहीद हो गए। मोदी जी को कभी गुस्सा नहीं आती है, लेकिन उस दिन उन्होंने कहा इसका बदला मैं 10 दिन के अंदर लूंगा। 26 सितंबर 2016 की रात में ही हमारे सैनिकों ने हमला किया, 40 सैनिक मार गिराए। सर्जिकल स्ट्राइक बोला गया जी। सर्जिकल स्ट्राइक का तात्पर्य यह है हम वहां की निर्दोष जनता को नहीं मारेंगे, हम सैनिकों को नहीं मारेंगे, आतंकवादियों को मारेंगे। आपकी बात हो गई, आप सवाल का जवाब। इसी क्रम में मैं आपको बताना चाहता हूं, अभी हमने कविता में पढ़ा है जी, नरेंद्र मोदी जी धारा 370 ही नहीं, धारा 29, धारा 30, धारा 35 ये हटाने का मूड बना चुके हैं। सर मूड बनाना और हटाना बहुत और समझ लीजिए, एक परमाणु अस्त्र पाकिस्तान के पास है और 20 परमाणु अस्त्र हमारे पास। सर सिर्फ आज आपने पूर्व प्रधानमंत्री पाकिस्तान के जो भुट्टो रहे हैं, उनका ये एक बयान था, अगर भारतवर्ष ने 20 परमाणु बम का विस्फोट किया तो पाकिस्तान के पास 40 बम विस्फोट होने चाहिए। बिल्कुल, आपकी बात सर हम समझ गए। आप लेकिन सर एक छोटी सी हम लोगों को भी ये विचार करना है, अगर पाकिस्तान ने एक बम विस्फोट कर दिया तो हमारा ये उत्तर प्रदेश तक उसकी चपेट में आ जाएगा। तो उसके लिए व्यवस्था हमें जो हमले, जैसे पहले हमने सर्जिकल स्ट्राइक की, इस बार भी सर्जिकल स्ट्राइक की जाएगी। बहुत बढ़िया। हमारे 41 लोग मारे गए तो हम कम से कम उनके 500 लोग मारेंगे। बिल्कुल, आपकी बात हम समझ गए सर, आपकी बात समझ गए। समय की पाबंदी है सर, इतनी बड़ी। दूसरी बात, इन लोगों ने नोटबंदी की, अगली बार फिर आपके पास आ जाएंगे। जीएसटी की बात की है, उसका भी जवाब दे दें। इस देश को आजाद हुए 71.5 वर्ष हो गए जी, लेकिन आज तक लोगों ने राजनीतिक आजादी तो अनुभूति की, आर्थिक आजादी बीजेपी ने दे दी। बिल्कुल, मोदी जी का इसके लिए मैं तारीफ कर रहा हूँ सर। बस सर लोगों को अनुभूति दिला दी कि हमको आर्थिक आजादी मिल गई है, जीएसटी ने अनुभूति दिला दी कि हमको आर्थिक आजादी भी मिल गई है। बिल्कुल विधायक जी, अब माफी चाहूंगा सच में सर, अभी आऊंगा आपके पास। समाजवादियों से शिक्षा के बारे में एक बात कह दूं, हमारे योगी आदित्यनाथ जी का बहुत जल्दी कार्यक्रम लगने वाला है जी, और मुझे लग रहा उस कार्यक्रम का प्रतिफल हम सब लोगों को निश्चित रूप से मेडिकल कॉलेज या इंजीनियरिंग कॉलेज के रूप में मिलेगा। अभी मैंने आदर्श राजकीय महाविद्यालय बिरसड़ा में स्थापित किया जी, एक इंटर कॉलेज हमारा ईंट गांव में बनने जा रहा है। बिल्कुल, बहुत तारीफ का काम आप कर रहे हैं सर, और बड़ी अच्छी बात है। क्षेत्र में हमने ये काम किया, पहले स्कूली बच्चे ऐसी यूनिफॉर्म पहनते थे कि वो जोकर लगते थे। जो भी सरकार आई सबने जूते, डंडे, लाठी सब चलवाए, किसके पक्ष में रहा है? किस में शोषण नहीं हो? किस सरकार में शोषण नहीं हुआ महिलाओं का? ये बताएं हमें। घर घर जाके क्या सर्वे किया है? सपा सरकार ने, भाजपा सरकार ने? किसी ने नहीं किया। किसी ने मन की बात जानी है? जनता के मन की बात किसी ने नहीं बिल्कुल जानी है। विधायक जी को माइक दे देते हैं हम आपकी बात समझ गए। सर रेहान रजा जी, छोटी सी बात आपसे पूछना चाहूंगा। मैडम ने आपका नाम मैं भूल गया मैम, सॉरी, ममता गंगवार जी, माफी चाहूंगा मैं पकड़ के, सॉरी। ममता जी ने सवाल उठाया कि चाहे कांग्रेस की सरकार हो, चाहे बीजेपी की सरकार हो, चाहे सपा की सरकार हो, आंगनवाड़ियों पे गोलियां भी चली, लाठियां भी चली, डंडे भी, और कुछ नहीं हुआ। आपकी भी सरकार 5 साल रही, अखिलेश जी के सामने भी प्रदर्शन हुए हैं, क्या किया?
बिल्कुल। आप वो अभी पिछले ही दिनों हमने टीवी पे देखा था, वो यहीं से खबर गई थी, आंगनबाड़ियों को बैठने तक की व्यवस्था नहीं थी, सजीव प्रसारण देखने के लिए मुख्यमंत्री जी के। बिल्कुल बिल्कुल। अभी 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 सपा से जवाब ले लेते हैं, ममता जी सपा से जवाब ले लेते। बोलिए रजा जी। मैडम अभी कह रही थी लाठियां चलाई, तो मैं समझता हूँ मेरी सरकार में लगभग कभी आंगनबाड़ी जो कार्यकर्त्री हैं प्रदर्शन नहीं हुआ। हाँ हुआ था सर, क्या कहते हैं, कन्नौज में अखिलेश यादव के सामने नारेबाजी की, लेकिन ठीक है आप जवाब ले लेते हैं जी। विधायक जी कह रहे हैं कम करा देंगे जी क्या बात है, चलिए ठीक है। लेकिन माननीय परम पूजनीय योगी जी की सरकार है, हमारे लिए योगी जी संत के रूप में बहुत अच्छे हैं और अच्छे होना चाहिए, क्योंकि ये सूफी। रजा जी सिंपल सा जवाब, आपकी सरकार ने क्या किया प्रदर्शनों के बाद भी? प्रदर्शनों के बाद भी मानदेय बढ़ाया हमारी सरकार ने इनका, फिर भी रो रहे हैं ये लोग। अब नहीं उस समय भी बढ़ा था 500 रुपए, चलिए गन्ने का भी बढ़ाया, ऐसा नहीं है, क्यों नहीं बढ़ाया हमारी सरकार ने। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि गन्ने का भी बढ़ाया और आंगनबाड़ियों को बढ़ाया। अब एक सेकंड, आप पहले सवाल एक, फिर आपसे जवाब। चलिए ठीक है, जल्दी छोटे कम शब्दों में। आंगनबाड़ी की जो बात कही आपने, मैं तो ये कहूंगा कि सरकार ने इतनी ज्यादा छूट दे रखी है आपके विभाग को कि आपके ऊपर किसी का कोई प्रेशर ही नहीं है। जैसे कि हमारी आयुष्मान भारत जो योजना आई है, आयुष्मान भारत जो योजना आई है उसमें जो है कोई भी कार्ड इन लोगों ने चलिए देखिए आवाम कुछ कह रही है, चलिए ठीक है, ये घर तक पहुंचाए नहीं, हमारी योजना को विफल करने का कार्य किया गया है। क्या बोले आप? ममता जी को माइक दे दिए, चलिए ममता जी बोल लीजिए। कौन कहता है कि हम लोगों ने विपक्ष किया है? ये नहीं देखा इस सरकार ने केवल बड़े आदमियों को कार्ड दिया, गरीब को कार्ड नहीं दिया है। और आज भी देख लो जाकर, कोई गरीब का कार्ड नहीं है। जिसके घर में चूल्हे 2 हैं, ठीक है, उसके घर में एक कनेक्शन है। आप जाके हमारे यहाँ सर्वे कर लो, हमने अमित जी आपसे पहले भी कहा था कि हमारे साथ चल के सर्वे करिए। चलिए ठीक है, ममता जी समझ गए हम आपकी बात। माइक का अब आवाम से सवाल ले लेते हैं। पहले हमारे यहाँ से जो है बिजली और गैस के कनेक्शन फ्री बांटे गए हैं, चाहे वो किसी के घर में 1 चूल्हा हो या 2 चूल्हे हो, आप अपनी आईडी दीजिए और गैस कनेक्शन फ्री लीजिए। बिल्कुल। अब आवाम से सवाल लेते हैं, फिर कांग्रेस और जेडीयू के पास लौट के आए और अपना दल भी चाय लेके इंतजार करें वाले ही कब खाली है। मेरा सवाल माननीय विधायक जी से, सत्ता पक्ष के लीडरों से है कि अभी सर्जिकल स्ट्राइक की बात कर रहे थे, अभी पूछ लूंगा। सर्जिकल स्ट्राइक की बात कर रहे थे, सर्जिकल स्ट्राइक वहाँ की आर्मी ने किया, मोदी जी ने नहीं किया। मोदी जी को नहीं कहना चाहिए, विधायक जी को नहीं कहना चाहिए। अभी जम्मू कश्मीर में चुनाव से पहले जिन चौकियों जो बैरियर लगाकर चेकिंग किया जाता था, आप एक सुई लेकर वहां नहीं निकल सकते थे, इन्होंने बैरियर हटा दिया और वहां पर वोट लिया था कि मैंने बैरियर हटा दिया है। जो काम कांग्रेस ने 13 साल से नहीं किया वो मैंने करके दिखा दिया जाए। और वहां पर इतना बड़ा हमला हुआ, 42 लोग मारे गए, इसका श्रेय किसे जाएगा? सर्जिकल स्ट्राइक का श्रेय आप क्यों ले रहे हैं भाई? निंदा करते हैं और क्या चाहिए आपको? इस मुद्दे को सामने तो नहीं आना चाहिए। बड़ी बात होती है। दूसरा क्वेश्चन मेरा है, आप अभी बोल रहे थे रिजर्वेशन पर, आप रिजर्वेशन देते हैं गरीबों को और उसमें दायरा लगा देते हैं, गरीब सवर्णों को देते हैं, जबकि आप कहते हैं कि गरीबी की कोई जाति नहीं होती है। सुनिए मान्यवर, मेरी बात तो पूरा होने दीजिए। आप कहते हैं गरीबों की कोई जाति नहीं होती है, आप पैमाना निर्धारित कर देते हैं। आप 8 लाख का पैमाना निर्धारित करते हैं कि 8 लाख तक आय वाला सवर्ण गरीब है और बैकवर्ड एससी दलित अल्पसंख्यक गरीब है। 8 लाख से नीचे अमीर हो जाता है और वो वहां पर गरीब है। पैमाना 2 तरीके से नाप क्यों करता है? हिमांशु में सिर्फ 2 मिनट लूंगा, आधा मिनट लूंगा। जो बहुत अच्छी बात कही आपने, सिर्फ सवाल ही पूछूंगा 2 मिनट में। सवाल थोड़ा लंबा है और हमारे नेताओं की समझ बहुत कम, तो मुझे थोड़ा टाइम लगेगा सवाल समझाने में। जैसे कि अभी मौर्य जी ने कहा कि पूर्वांचल बहुत डेवलप्ड है। हेलो, मौर्य जी का पूर्वांचल बहुत डेवलप्ड है, शायद पूर्वांचल गए नहीं कभी। गोंडा, बस्ती, बहराइच, मऊ, जौनपुर, बनारस, आजमगढ़, प्रतापगढ़, इलाहाबाद, कानपुर, उन्नाव जाएंगे, समझ में आ जाएगा। भाई पटेल जी ने कहा कि भरत पटेल जी ने कहा कि बिहार के जैसा बनाना चाहते उत्तर प्रदेश को। हाथ जोड़ के माफी है, अगर आप अपहरण में, बलात्कार में और बेरोजगारी में नंबर 1 प्रदेश के जैसा उत्तर प्रदेश को बनाना चाहते हैं तो आप जाइए। हमारे अमित भैया ने कहा कि सारे सवाल विधायक जी से पूछे जा रहे हैं। अब आप विधायक हैं, आप और 4थी बार विधायक हैं,
ये भी नहीं पहली दूसरी बार बनने हो। 1991 में पहली बार, 93 में दूसरी बार, 2012 में तीसरी, 2017 में चौथी बार। आप विधायक को किससे पूछेंगे? चचा से? श्री मेनका गांधी जी 29 साल से सांसद हैं। सवाल है, हम लोग पता नहीं कहां घूमने पड़े, जीएसटी पे, सर्जिकल स्ट्राइक पे, नोटबंदी पे। मेरा मुद्दा है बीसलपुर, स्वास्थ्य सेवाओं में बीसलपुर। हेलो 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 हेलो, मेरा सवाल है बीसलपुर। हेलो मेरा सवाल है बीसलपुर, क्योंकि हम बीसलपुर के रहने वाले, हमको यही से मतलब है। बीसलपुर के आसपास का 15 किलोमीटर का दायरा अगर आप देखेंगे तो बाकी जगह सड़कें होती है, हमारे यहाँ खेतों में लोग गाड़ियां चला रहे हैं। सड़कें नहीं थी, खेत हैं। आप भी आए हैं, अभी सर भी आए हैं। बीसलपुर की बात करें स्वास्थ्य सेवाओं की, 7 अस्पताल हैं, 2 डॉक्टर हैं, 5 अस्पतालों में डॉक्टर ही नहीं है। बात करें बीसलपुर की, विधायक जी ने कहा कि स्कूल बनवा रहे हैं। अगर आप वो स्कूल बिजनेस के पर्पज से बनवा रहे हो और वो आपका प्राइवेट है, हमको बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। विधायक जी ने बोला कि हम पहले स्कूल का बच्चा था जोकर आता था, बिल्कुल ठीक बात है जी, लगता होगा। बच्चों को पहले तो जोकर ना बोले। दूसरी चीज, अगर आपने उनकी यूनिफॉर्म ठीक करी भी है तो वो आपने अपने पास से नहीं करी, वो नेशनल लेवल पे ठीक हुई है। आप बीसलपुर की बात करें, रही बात अभी रेहान भाई ने बोला था समाजवादी में काम हुआ है। देखो भैया, ऐसा है, बीसलपुर में हर बार कोई ना कोई मंत्री रहता ही है। पीलीभीत जिले से मंत्री होना ये तो निश्चित ही है, क्योंकि ये बॉर्डर टच करता है। प्रोटोकॉल देने के लिए मंत्री बनाए जाते हैं, विकास को पीछे खींचने के लिए नहीं। मेरे सिर्फ 3 बहुत छोटे सवाल हैं। शिक्षकों और विद्यार्थियों को सुरक्षित रखने के लिए 29 स्कूल हैं, 29 स्कूल में से 21 स्कूल हाईवे पे हैं और कोई स्पीड ब्रेकर नहीं है, कोई बोर्ड नहीं है। इनको बिल्कुल फर्क नहीं पड़ रहा कौन बच्चा मर रहा है, कौन जा रहा है। तो हर दूसरे दिन यहाँ पे एक एक्सीडेंट होता है। पहला सवाल। दूसरा सवाल, रोजगार पे ये क्यों कुछ नहीं कर रहे हैं? मेरा सवाल ये नहीं कब होगा, कैसे होगा, कर क्यों नहीं रहे हैं? आपका दूसरा टर्न है। तीसरा सवाल, ये बस 10 सेकंड बचे हैं यार, झूठ मत बोलो। तीसरा सवाल, खेलकूद। बीसलपुर में 5 ग्राउंड थे, नॉर्मल कॉलेज का ग्राउंड, SRM इंटर कॉलेज का ग्राउंड, डिग्री कॉलेज का ग्राउंड, रामलीला का ग्राउंड, और आपका 5वां ग्राउंड था दुबे तालाब का ग्राउंड। रामलीला ग्राउंड को बना दिया तांगा स्टैंड, दुबे तालाब के ग्राउंड को बना दिया कूड़ा घर, नॉर्मल कॉलेज के ग्राउंड में बना दिया काशीराम आवास। दुनिया जहां की जमीन छोड़ के उनको वही जगह मिली। SRM में प्लॉटिंग कर दी। डिग्री कॉलेज बाउंड्री बना करके बाहरी लोगों के लिए बंद कर दिया। यानी कि खेलकूद आपने बंद कर दिया। युवा क्या करेंगे? ताश खेलेंगे, शराब पिएंगे, झगड़ा करेंगे। जैसा कि अभी एक सवाल पूछा गया था कि हमारे जवान मारे गए, इसमें हमारी सरकार के घर। ये मेरा सवाल ही नहीं है, वो नेशनल लेवल के सवाल है। उनका जवाब यहाँ पे बैठे विधायक जी क्या सांसद जी के पास भी नहीं है। आप युवा हैं और तीनों युवा एक साथ बैठे हैं बीजेपी के। सर को तो गुस्सा भी शायद आ रहा है लेकिन मुस्कुरा रहे हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। ठीक है, विधायक जी से भी पूछेंगे। तो ये जो सवाल युवा ने उठाए हैं आपके शहर के, ये इसका जवाब दीजिए। गुस्सा करने की कोई बात नहीं है, नहीं गुस्सा सवाल ही उठता, साहब खेले हुए हैं। सवाल पूछने का आपका अधिकार है, आप पूछ रहे हैं, ठीक है। मैं अपने अधिकार के तहत ही पूछ रहा हूँ। नॉर्मल कॉलेज के ग्राउंड में काशीराम आवास योजना बनाने की क्या जरूरत थी, जब वो बीसलपुर का सबसे बढ़िया ग्राउंड था? सबसे पहले तो भैया को माइक दे दो। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ, भैया को यहाँ बिठाइए डिबेट के लिए, क्योंकि ये भी हम लोगों के बीच के ही हैं। वो मौका आगे आ गया तब मिलेगा, अभी विधायक जी को दीजिए। जनता के बीच में ना बिठाएं। बिल्कुल बिल्कुल, जनता के बीच में क्यों, राजनीति से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ठाकुर जी, अब विधायक जी को माइक दीजिए। और विधायक जी कम शब्दों में बड़ी बात, बैठ के आराम से। नगर बीसलपुर में 616 प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए लोगों को 2.5 लाख रुपया दिया गया। 350 आवास काशीराम योजना के हैं, जो कि बहुत पहले उनका शुभारंभ हुआ था मायावती के शासनकाल में। जी सर। लेकिन हमने उनको पैसा देकर के पूरा कराया है और उसमें बिजली की व्यवस्था कराई है, पानी की व्यवस्था कराई है, ताकि कोई भी हमारे नगर का आवास विहीन गरीब न रह जाए। सर, छात्रों से जुड़ा सवाल था, उसका जवाब। अभी 130 आवास। रैक जी, मैं आपकी बात समझ गया। जो आवास की बात नहीं समझे, वो काम मैं समझ गया, मैं समझ गया। 130 आसरा योजना के आवास दिए गए यहाँ पर बीसलपुर में। अब हमारे वो तो आवंटित हो गए, काशीराम वाले आवंटित होने हैं। सर, आप सवाल नहीं समझे। हमारे नगर बीसलपुर में कोई भी गरीब नहीं रहेगा जिसके कि
घर में छत ना हो पक्की, मकान ना हो, इस प्रकार का कोई भी गरीब नहीं रहेगा, कोई पन्नी तान करके कहीं नहीं ले सर 7.5 लाख की आबादी में 600 मकान देके गरीबी हट जाएगी? अरे 600 मेरा सवाल ही नहीं है। अरे पहले सुनो, मेरा पहले सर मेरा वो सवाल ही नहीं है। 600 मेरा वो प्रधानमंत्री आवास, मेरा वो सवाल ही नहीं है। मेरा सवाल ये है, सवाल ये है आपका कि आवास न बनाए जाते? नहीं 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 नहीं, सवाल नहीं है। मेरा सवाल ये है, गरीब आदमियों को बीसलपुर में आवास न दिया जाता? एक बात नहीं, मेरा सवाल था ही नहीं है। मैं स्पष्ट सवाल, हाँ पहले मैं बोलूंगा, मैं छोटा हूं आपसे, मेरा अधिकार है। हाँ मैं बोलूंगा। मेरा बड़ा स्पष्ट सवाल है, बीसलपुर में 5 खेलकूद के ग्राउंड थे, जिसमें से अब एक बचा है SRM इंटर कॉलेज का, जिसमें प्लॉटिंग हो गई है, वो भी छोटा हो गया है। बीसलपुर के 5 ग्राउंड जो खत्म हो गए हैं, उसके बदले में हमको 5 स्टेडियम कब मिलेंगे? हाँ, ये सिर्फ खेल कूद का सवाल है, आवाज से कोई मतलब नहीं। पूरे जनपद में बीसलपुर ऐसा नगर था जहां पर बच्चों के खेलने के लिए कोई स्टेडियम नहीं था। मैंने ये स्टेडियम SRM इंटर कॉलेज के पीछे वाले फील्ड में दिया है। डिग्री कॉलेज की बाउंड्री अगर नहीं बनती तो उसमें जानवर जाते थे, नुकसान होता था। क्या बाउंड्री नहीं बननी चाहिए? स्टेडियम नहीं बनना चाहिए? इस तरीके से हमारे बीसलपुर में ये स्टेडियम का जो भाव था वो अभाव समाप्त। चलिए ठीक है विधायक जी, आपकी बात हम समझ गए। हम विपक्षी दलों से भी पूछ लेते हैं। मैं एक बात और समझ लो। बिल्कुल बिल्कुल। कि विधान मंडल क्षेत्र विकास निधि से हमने जितना काम कर दिया है, 50 साल से इतना काम इस बीसलपुर में नहीं हुआ। बहुत बढ़िया, आपकी बात हम समझ गए सर। बिल्कुल, देखो ताली बजा दी लड़के ने सर, विरोध कर रहा था लड़का, लेकिन अब समर्थन कर रहे हैं। 32 यात्री छादक दिए हैं, गांवों में 42 सप्ताह गृह दिए हैं। एक तो सप्ताह गृह मैंने ईदगाह चौराहे पर दिया है, जो बहुत ही आवश्यक था। महिलाओं को बहुत परेशानी सर एक बात मुझे विधायक जी, एक बात का सवाल का जवाब मैं चाहता हूँ। आपने तमाम चीजें समझ लो। बिल्कुल मैं समझ रहा हूँ। एक छोटा सा सवाल है, उसके बाद फिर आपसे जवाब दूंगा। मेरा सवाल सिर्फ इतना, आपने इतनी सारी चीजें गिनवा दी और बता दिया कि मैंने ये किया और 50 साल में विकास नहीं हुआ। आपकी चीनी मिल की खबर परसों चली है, उसके हमारी खबर देखने के बाद ही आप इंस्पेक्शन पे गए थे वहां पे। हमारा याद तब आई जब मीडिया ने जगाया। ये चीनी मिल हमारा वर्ष 1987 में स्थापित हुआ था और तब से ये मशीन बहुत पुरानी हो गई है। इस कारण ये सही क्षमता से कार्य नहीं कर पा रही है, ये मुझे स्वीकार है। और 4 अरब के घाटे में चीनी मिल पहुंच चुकी है और मैं अगले इसी बार में प्रयास करता रहा कि हमारी चीनी मिल का आधुनिकीकरण हो जाए, विस्तारीकरण। चलिए ठीक है सर, आपकी बात हम समझ गए। अब हम विपक्षी दलों से जवाब ले लेते हैं। सबसे पहले भरत पटेल जी से लेंगे, उसके बाद फिर देव जी से, और उसके बाद फिर हम सपा के पास और अपना दल के पास जाएंगे और आवाम से लास्ट सवाल, उसके बाद फिर हम अपना कार्यक्रम खत्म करेंगे। पहले तो माननीय पाठक जी से ये पूछना चाहता हूँ, क्या वो किसी पार्टी के सदस्य हैं या आवाम है? जी, किसी पार्टी के सदस्य हैं या आवाम है? मैं एक जागरूक पार्टी का सदस्य था। 2005 में समाजवादी छात्र सभा से चुनाव जीता था। उसके बाद से मैं सिर्फ पढ़ाई कर रहा हूँ। मैं आपको बता दूं, आपने सुना नहीं पूरा, आप समझ नहीं पाएंगे बिना जाने। समझ गया। नहीं आप नहीं समझे। 2011 बैच का दिल्ली यूनिवर्सिटी का गोल्ड मेडलिस्ट हूँ और ऑल इंडिया चेस फेडरेशन का रजिस्टर्ड मेंबर हूँ। भारत को 19 देशों में रिप्रेजेंट कर चुका हूँ चेस में। ये थैंक यू। मैं परिचय मांग रहा था, उसमें नाराज होने की जरूरत नहीं है। वो हो जाता है सर, नेता और मैं आपको, जब आपने ये कहा, पहली बात तो अपने अधिकारों का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। आपने कहा कि डॉक्टर भरत पटेल ने ये कहा कि बिहार बना दिया जाए। आपको जानकारी नहीं है, उस जानकारी को शुद्ध कर लीजिए। अपहरण उद्योग माननीय नीतीश कुमार से पहले हुआ करता था। अभी जो एक बात संवासिनी वाला मामला आया, उसको आप डिनाई नहीं कर सकते हैं सर। बड़ा कांड हो, बड़ा कोई स्टेट है, मैं कहूं मैं दूध का धुला हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन हिंदुस्तान का सबसे पिछड़ा स्टेट हुआ करता था, अपहरण उद्योग हुआ करता था। आज बिहार जीडीपी के मामले में 8% जीडीपी दे रहा है। रोडें बिल्कुल शानदार करने की कोशिश की गई है। 50% रिजर्वेशन महिलाओं को जिला पंचायत में दिया गया है। शराबबंदी पूरी बिहार में लागू की गई है। भरत जी, दहेज बंदी लागू की गई है। भरत जी, आपकी नहीं, जो जवाब इन्होंने मांगा
कि वो अपहरण उद्योग चल रहा है वहां पे। हो गया, वो पुराना वक्त था। हो गया। अब देव जी एक सेकेंड आप सुनते रहिए, कितना सुनते रहिए। पाबंदी, समय की पाबंदी। आप आधा घंटा बोलने देंगे विधायक जी को? वो आप ही तो बोल रहे हैं, मौका जवाब तो दे दो जो उन्होंने मांगा। जल्दी कम शब्दों में कीजिए और नाराजगी नहीं है कि सामने वाला बेवकूफ है। आपने कहा आप चले जाइए, तो ये अधिकार आपको इंडिविजुअल नहीं है। जनता दल यूनाइटेड बिहार में जो डेवलपमेंट किया है वो पूरा विश्व जानता है, और पूरा हिंदुस्तान का जो बुद्धिजीवी है वो इस बात की तारीफ करता है। और इसको गलत मत कहिए, नाले को शुद्ध करिए। ठीक है भरत जी, इसको क्लियर करिए। भरत जी आप अब हो गया। देव जी को गलत बात है, आपकी बात मैं समझ गया। देव जी को माइक दे दीजिए। देव जी आप एक सेकंड। भरत जी, आपने कहा कि शराबबंदी पूरे बिहार में लागू हो गई, यूपी की सीमा से अवैध शराब सप्लाई होती है और खुद आपके नेता शराब पीते हैं, ये भी ध्यान रखिए। ये मैंने कहा। हाँ, और आपने कहा बलात्कार। सुन लीजिए, आप मेरी बात नहीं, आपकी बात हो गई, आपने कहा आपकी बात हो गई, मेरी बात सुनिए। आपने कहा कि बलात्कार प्रदेश था और रुक गया। अभी जो देखा था, जो एनजीओ था उसमें हुआ था, क्या हुआ? लड़कियों ने क्या बोला है सर? सुशासन बाबू ने उस पर एक स्टेटमेंट नहीं दिया है आपके। एक घटना की मैं निंदा करता हूँ, मैं सर निंदा से काम नहीं चलता है ना। लड़कियों को कितना नर्क झेलना पड़ा, उससे क्या होता है? उद्योग कहाँ चल रहा है? वो भी चल रहा है सर। कैमूर जाके देखिए, आप बिहार के कैमूर जिले जाइए, वही बात है ना। चीज दिख रही है, हाँ। 90% चीजें पूरा बुद्धिजीवी हिंदुस्तान का, मैं बुद्धिजीवियों की बात कर रहा हूँ, राजनीति की बात नहीं कर रहा हूँ। पूरा हिंदुस्तान का बुद्धिजीवी जानता है विकास किस स्थिति पे था और कहां पहुंचा दिया। चलिए ठीक है, देव जी को माइक दे दीजिए। देव जी कम शब्दों में पूरी बात, और आप भाषणबाजी नहीं होगी, सीधा सब। मैं कहना चाहूंगा, कांग्रेस ने बीसलपुर में चीनी मिल दे दी। ये लोग गन्ना किसानों को पर्चियां नहीं दे पा रहे गन्ना डालने की। अगर आप जिम्मेदार विपक्षी होने का रिश्ता निभाइए और किसानों के साथ खड़े हुए। बिल्कुल खड़ा हूँ। कहाँ? बिल्कुल जनता को 48 घंटे किसान वेट कर रहे हैं, 24 घंटे हमने पहले खबर चलाई। आपने अभी चलाई, चीनी मिल बंद होने को उसमें घोटाला हुआ है। हमने चीनी मिल दिया, आपने मरम्मत नहीं कराई, इसलिए चीनी मिल बंद हो रही। बार बार आपने खबर चलाई, आपको धन्यवाद सर। बस ठीक है, हो गया। दूसरी बात, हमने दोहा का पुल दे दिया बरेली जाने को, आप मुक्त नहीं करा रहे हैं। आप जून 15 सर, आप लोग सिर्फ क्या सुर्खियों में आने के लिए बने हैं? हाँ, मंडी समिति दे दी, सुनिए आप किसानों को उनकी फसलों का मूल्य नहीं दे पा रहे। देव जी हो गया। माफिया बिचौलिया हावी है, बोलो गलत है सही है? गन्ना बिचौलिया हावी है नहीं है? सही है गलत है? माफिया हावी है कि नहीं? अब मोदी जी को फॉलो कर रहे हैं, बोलिए सही है या नहीं? मोदी जी को फॉलो मत करो, रजा जी को माइक दे दो। आप देवव्रत अभी हमने कराया, हम विपक्ष में है, संघर्ष करके। देवस्वरूप जी सिर्फ संघर्ष हो गया। मेरा सवाल कांग्रेस और सत्तारूढ़ पार्टी। अब मुझसे कर लो, मैं जवाब दे दूंगा, क्योंकि इन लोगों ने बहुत जवाब दे दिया और चुने चुनाए उत्तर मिल रहे हैं सबके। तो मैं 3 बातें पूछना जी, जल्दी पूछिए। एक तो ये कि जो किसान फसल बीमा योजना चलाई गई जी, उसमें जिले से कितना पैसा लिया गया, और यदि फसल खराब होती है तो कितना पैसा रिटर्न आएगा? सर जवाब होगा, अंदर की बात है। अच्छा, दूसरा सवाल। हाँ, दूसरा सवाल ये कि जो हमारे यहाँ इस समय आपने वो 2,000 रुपए महीने की वो योजना चालू की। जी। आपने उस योजना को क्यों चालू किया? स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को क्यों नहीं लागू किया? अरे लागू कर देंगे तो फिर अपने खजाने कैसे बनेंगे सर? तीसरी चीज चलिए ठीक है, जल्दी। तीसरी चीज जी, कि आप मंदिर और मस्जिद के नाम पर कब तक झगड़ा कराते रहे? ये आपको भी समझने की जरूरत है सर, आवाम समझदार है। सर्जिकल स्ट्राइक की बात कर रहे थे सर जी। कल स्ट्राइक वहाँ की आर्मी ने किया, मोदी जी ने नहीं किया। मोदी जी को नहीं कहना चाहिए, विधायक जी को नहीं कहना चाहिए। अभी जम्मू कश्मीर में चुनाव से पहले जिन चौकियों जो बैरियर लगाकर चेकिंग किया जाता था, आप एक सुई लेकर वहाँ नहीं निकल सकते थे, इन्होंने बैरियर हटा दिया और वहाँ पर वोट लिया था कि मैंने बैरियर हटा दिया है। जो काम कांग्रेस ने 13 साल से नहीं किया वो मैंने करके दिखा दिया जाए। और वहाँ पर इतना बड़ा हमला हुआ, 42 लोग मारे गए, इसका श्रेय किसे जाएगा? सर्जिकल स्ट्राइक का श्रेय आप क्यों ले रहे हैं भाई? निंदा करते हो, क्या चाहिए आपको? इस मुद्दे को सामने तो नहीं आना चाहिए। गृह मंत्री जी ट्विटर पे बोल रहे, बड़ी बात होती है।
दूसरा क्वेश्चन मेरा है, आप अभी बोल रहे थे रिजर्वेशन पर, आप रिजर्वेशन देते हैं गरीबों को और उसमें दायरा लगा देते हैं गरीब सवर्णों को देते हैं, जबकि आप कहते हैं कि गरीबी की कोई जाति नहीं होती है। सुनिए माननीय, मेरी बात को पूरा होने दीजिए। आप कहते हैं गरीबों की कोई जाति नहीं होती है, आप पैमाना निर्धारित कर देते हैं, आप 8 लाख का पैमाना निर्धारित करते हैं कि 8 लाख तक आय वाला सवर्ण गरीब है और बैकवर्ड एससी दलित अल्पसंख्यक गरीब है, 8 लाख से नीचे अमीर हो जाता है और वो वहां पर गरीब है। पैमाना दो तरीके से नाप क्यों करता है? कार्यक्रम खत्म हो रही। चंद्रपाल मौर्य जी, जो देखा आप तो तराई क्षेत्र की मांग कर रहे हैं, तराई प्रदेश की मांग कर रहे हैं, यहाँ तो मांग बस अड्डे, सड़क और छात्रों के लिए प्लेग्राउंड की नहीं हो पा रही है। तराई प्रदेश बनेगा, छोटा प्रदेश होगा उत्तर प्रदेश का, तो सरकार पूरी तरह से यहाँ पर ध्यान अपना केंद्रित करेगी। यही बात मैं कह रहा हूँ, जनता की ही बात मैं कह रहा हूँ कि इतना बड़ा प्रदेश है, आपकी आवाज वहां तक नहीं पहुंच रही है। जिस दिन आपका छोटा प्रदेश हो जाएगा, आपकी बात पहुंचने लगी, सारे की सारे आपके काम होंगे, आपका विकास होगा, आप देखेंगे कि कितनी सुख शांति आपके लोगों के बीच में होगी। आज इनके सबके चेहरे बता रहे हैं कि सरकारों ने 71 साल से क्या क्या दिया, सबके चेहरे बता रहे हैं, सब अपनी राजनीति को उसमें बहे जाते हैं। आपके लिए देखना चाहिए कि आपके साथ क्या हो रहा है, इसको पहचानना चाहिए, नेताओं की बात होनी चाहिए। ठीक है सर। सर आप नहीं, आप समय की पाबंदी है सर, चलिए ठीक है, जल्दी करिए, जल्दी। छोटा सा सवाल बस। एक छोटी सी बात है, छोटी सी बात ये है, कम से कम 1-1 रुपया की दुखी पेमेंट जब गन्ना डाल देते हैं, डालने के बाद में कोई कांग्रेस का, बीजेपी का, बहुमत समाज ने ये नहीं किया, हम पेमेंट दिवाते हैं। कभी कोई सरकार बने पेमेंट किसी ने दिया। और इससे अच्छी नरेगा की सड़क बनती है, कांग्रेस भी अच्छी, हमारे टिकरी जाने के लिए सड़क, हम आधा घंटा हमारा कोई मरीज हो जाए तब तक पीलीभीत पहुंचे, तब तक हमें टिकरी देखने को नहीं मिलेगी। चलिए बहुत बढ़िया, आपकी बात हम समझ गए। अब हम अपने कार्यक्रम को खत्म करेंगे। पिछले साल पेमेंट इस साल मिला और इस साल डाल दिया, पता ना नून बिच्चा कायद वाली कायद का लाया जाए। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने सवाल पूछा अपना, आपने सुना और आपने देखा कि बीसलपुर की आवाम का क्या कहना है और नेताओं का क्या कहना है। सवाल हमारा था, मुद्दा हमारा था कि अब की बार किसकी सरकार, लेकिन सरकार किसकी बनेगी किसी को नहीं पता। यहाँ दावे और इरादे जाहिर कर दिए गए, साफ बता दिया गया कि हम क्या करने वाले हैं और क्या करते आए हैं। किसी ने ये नहीं कहा कि आवाम की समस्याओं का समाधान क्या है। हर किसी ने अपनी खामियां छुपाई और दूसरों की खामियों को गिनाया। इससे साफ जाहिर होता है कि हमाम में सब नंगे होते हैं, कोई कपड़े पहन के नहाने नहीं जाता है। तो साफ जाहिर है कि बीसलपुर में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। अब 2019 का चुनाव नजदीक है, देखते हैं आवाम किसे अपना प्रतिनिधि चुनती है। आप देखते रहिए मीडिया हलचल। फिलहाल सभी मेहमानों और आवाम का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।